सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो आज की क्लास का है पहला क्वेश्चन, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आप लोग बता दें, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? तो जैन धर्म से है जल मंदिर का संबंध। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों के एग्जाम में। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। तो बताएं कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? तो यहाँ पे है हम लोगों का प्यारा मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। देखें इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मखाना की खेती है तो अग्रणी जिला है कौन सा? समस्तीपुर है, उसके बाद में मुजफ्फरपुर है। क्या है? मुजफ्फरपुर है। अब इसके बाद में मधुबनी है, सुपौल है। तो आप लोग बताएं, तो मखाना की खेती है तो अग्रणी जिला है कौन सा है? तो यह है मधुबनी जिला है। कौन सा है? मधुबनी जिला है, जो कि मखाना की खेती के लिए है प्रसिद्ध। काहे कि मखाना की खेती के लिए है प्रसिद्ध। और यह जो मधुबनी जिला है ना, यह कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार, बिहार में है। देखो कुछ जिले हैं बिहार में, कौन कौन से हैं? दरभंगा है, मधुबनी है, ये सब बिहार के ही जिले हैं, ठीक है ना। और जो समस्तीपुर है, सहरसा है, समस्तीपुर, कई सारे ज़िले हैं, बिहार के ज़िले हैं ये सब। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न और व्हेल। बताना स्टूडेंट। तो सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जीव आता है? तो कछुआ आता है सरीसृप के अंतर्गत। कौन आता है? कछुआ आता है। और जब कि व्हेल होती है ना, क्या व्हेल? बिल्कुल। तो व्हेल क्या होती है? यह होती है स्तनधारी, बिल्कुल स्तनधारी जंतु होता है। क्या? व्हेल होता है। और अमीबा क्या होता है? अमीबा होता है कोशिकीय प्रोटोजोआ। क्या होता है? बिल्कुल बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो, कोशिकीय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है क्या? अमीबा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से है किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और डॉल्फिन संरक्षण। बताएं सभी। तो अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो वन्य जीव संरक्षण से है। काय का? अभ्यारण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से। सभी स्टूडेंट हम लोगों का तेज एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लें, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इस तेज एग्जाम ऐप में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, और पढ़ने के लिए मटेरियल भी उपलब्ध होगा वहाँ पे बिल्कुल फ्री में। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर और 3 मार्च। तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टूडेंट इस चीज़ का रखें ध्यान, 3 दिसंबर को। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा, चेचक, ट्यूबरक्यूलोसिस और मलेरिया। तो रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? तो मलेरिया से है। रोनाल्ड रॉन का संबंध, रोनाल्ड रॉस का संबंध है मलेरिया से है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस और केरोसिन। तो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है क्या है? गैस है। क्या है? पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है गैस है, गैस। इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान।
पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, गैस है, क्या है, गैस है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान क्या है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो O2 है या ऑक्सीजन कहते हैं, O2 को क्या कहते हैं, O2 को कहते हैं ऑक्सीजन, हीलियम कहते हैं H2 को, और नाइट्रोजन को N2, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तो श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है, कौन सी है, ऑक्सीजन है। बिल्कुल। जब आप सांस लेता है कोई भी इंसान, यानी मनुष्य मतलब कोई भी इंसान, तो वह ऑक्सीजन को करता है ग्रहण। तो आप लोगों को रासायनिक फॉर्मूले याद होना चाहिए, कई बार इनकी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो डेंगू है, मलेरिया है, पोलियो है और टिटनेस है, बताएं सभी। तो निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो टिटनेस है। कौन सा है, टिटनेस है जो कि संक्रामक रोग नहीं है। तो टिटनेस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, फसल चक्र के द्वारा क्या पूछा है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है। तो फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता हो जाती है संभव। तो यह है नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है। तो फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की स्थिरता हो जाती है, संभव हो जाती है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। तो क्लोरोक्विन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण होता है हरा। तो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, बिल्कुल पत्तियों का जो रंग है ना, क्लोरोफिल के कारण होता है हरा। क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है हरा, इस चीज़ को रखें ध्यान। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है, हीलियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो ड्यूटेरियम निम्न में से किसका है समस्थानिक, बता दो सभी। तो हाइड्रोजन का है ड्यूटेरियम, किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी होती है। सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी और इनमें से सभी। तो समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की जो विधि होती है ना, वह होती है केस स्टडी होती है। कौन सी होती है, केस स्टडी मेथड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यही इंग्लिश में लिखा जाता है केस स्टडी मेथड। इस विधि में क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सी कहलाती है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इनमें से सभी। तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाती है द्रव्यमान संख्या। क्या कहलाती है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग कहलाती है। तो यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। वैसे इसको आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो जनरल साइंस होता है ना, साइंस करके, तो उसमें केमिस्ट्री में है। जीवन की मूलभूत इकाई है, कौन सी है, ऊतक है, रक्त है, कोशिका है, प्रोटीन है। तो जीवन की मूलभूत इकाई है, कौन सी है, कोशिका है बच्चों। कौन सी है, कोशिका। कोशिका सजीवों की क्या होती है, रचनात्मक, देखो, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, रचनात्मक और क्रियात्मक होती है इकाई। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या है, आसान है, मुश्किल है, असंभव है, इनमें से कोई नहीं। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत असंभव है, क्या है, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत है, असंभव है। ध्यान रखें सभी। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होता है।
भारहीन होता है, अपेक्षाकृत ज़्यादा भार, अपेक्षाकृत अल्प भार, इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो यह होगा भारहीन होगा। क्या होगा? भारहीन होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। सुश्री मेधा पाटेकर हैं, बिल्कुल। मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि सुधार। तो मेधा पाटेकर का जो संबंध है ना, वह पर्यावरण संरक्षण से है। कैसे है स्टूडेंट? पर्यावरण संरक्षण से है। और यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी, बिल्कुल सही बात है यह। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। क्या थी? पर्यावरण विद्वान थी। पर्यावरण विद मतलब विद्वान थी। और मेधा पाटेकर ने क्या किया था? इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की थी स्थापना। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का रखो ध्यान। नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। अब आप लोग देख लें अगला क्वेश्चन। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? तो पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, भौतिकवादी सोच है, भोगवादी प्रवृत्ति है, और उपरोक्त है सभी। बताना पर्यावरणीय असंतुलन का है क्या कारण? तो इनमें से हैं सभी कारण है। पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, भौतिकवादी सोच है, भोगवादी प्रवृत्ति है। ठीक है ना बच्चों। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। देखें सभी बच्चे। ग्रीष्म ऋतु है तो सर्वोत्तम वस्त्र है क्या? ग्रीष्म ऋतु है तो सर्वोत्तम वस्त्र है, देखो, सूती है, रेशमी है, पॉलिस्टर है और रेयान है। तो ग्रीष्म ऋतु है तो सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा है? तो वह है सूती है। कौन सा है? सूती है, सूती। पर्यावरण एक स्रोत है, बताएं बच्चे। तो अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण एक स्रोत है, तो कौन सा है? बिल्कुल उपरोक्त सभी कारण है। अधिगम का भी है, औषधि का है और ऊर्जा का भी है। तो पर्यावरण इन सभी का है, स्रोत है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह बच्चों, इस पे तो आप लोग स्टार लगा ही लेना, कई बार पूछा जा चुका है। अब देखें अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा है स्टूडेंट? देखो, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है कौन सी? लगाओ इस पे स्टार, कई बार पूछा जाता है यह। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन होती है, विटामिन के होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट? विटामिन के होती है, क्योंकि विटामिन के में उपस्थित तत्व होता है कौन सा? प्रोथाम्बिन। बिल्कुल, प्रोथाम्बिन होता है बच्चों, प्रोथाम्बिन। तो यह रक्त का थक्का जमने का क्या होता है? रक्त का थक्का, बिल्कुल, थक्का जमाने का होता है मुख्य अवयव। बिल्कुल, मुख्य अवयव होता है। क्या होता है? मुख्य होता है, अवयव होता है। इस चीज का रखो ध्यान। ठीक है बच्चों। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। जल समस्या का निराकरण संभव है, बताएं किस प्रकार से जल समस्या का निराकरण संभव है? जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, और उपरोक्त सभी कारण है। तो जल समस्या का निराकरण संभव है स्टूडेंट, कैसे है? उपरोक्त सभी कारण हैं, जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता भी है। दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तापी परिवर्तन का, नाभिकीय परिवर्तन का। तो यह चीज मतलब जनरल लाइफ का क्वेश्चन, जनरल डेली जो साइंस होता है, बिल्कुल डेली साइंस का, उसी से संबंधित है, दैनिक उपयोगी साइंस विज्ञान। तो आपको पता है कि दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। अब देखें अगला क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? भ्रमण है, बागवानी है, समूह कार्य है, और उपरोक्त सभी कारण है। बताएं सभी बच्चे।
पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? तो भ्रमण भी है, बागवानी भी है और समूह कार्य है। तो इनमें से सभी कारण है। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? तो इनमें से सभी कारण है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का रखें ध्यान। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित है, अध्येता केंद्रित है, छात्र केंद्रित है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? तो समुदाय केंद्रित है। क्या है बच्चों? समुदाय केंद्रित है। इसका सही विकल्प है समुदाय केंद्रित। इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान कि बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित नहीं है। बाकी के सब हैं शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित, छात्र केंद्रित। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है कौन सी? व्याख्यान, आगमन, निगमन, प्रयोगशाला। तो पर्यावरण शिक्षण की जो प्रभावशाली विधि है ना बच्चों, प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली जो विधि है ना स्टूडेंट, कौन सी है? प्रयोगशाला है। ठीक है ना बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रयोगशाला विधि है। कौन सी है? प्रयोगशाला, बिल्कुल। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन है। तो इस प्यारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? पाठ्य चर्चा को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विद्यालय स्तर पर। तो पाठ्य चर्चा को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से कौन सी स्तर पर होना चाहिए? तो जिला स्तर पर होना चाहिए। कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा है? तो यह आज की क्लास का है अंतिम क्वेश्चन कि TLM का अर्थ निम्न में से क्या है बच्चों? बिल्कुल TLM, TLM। तो इसका सही विकल्प है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। क्या है? बिल्कुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, फुल फॉर्म पूछा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बिल्कुल सही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। काय का? TLM का अर्थ है बच्चों। तो सभी स्टूडेंट को रखना है ध्यान, सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें बच्चों। सब लोगों को शेयर करना फेसबुक, व्हाट्सएप पर। आप इसको अवश्य ज़रूर शेयर करें। ठीक है ना बच्चों, सब बच्चों को शेयर करना है इस शानदार क्लास को, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके, और सभी लोगों को लाइक करना है यदि क्लास से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो। अब हम करते हैं क्लास को ख़त्म। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।